ये हमारा अस्पताल सुपर स्पेशलिटी जो कि 240 बेड्स का है। और यहाँ के ओपीडी की आप एंट्री देख रहे होंगे, जिसमें हमारे मरीज इस दरवाजे से अंदर जाते हैं और उसके दूसरे दरवाजे से बाहर आते हैं। हमारा ओपीडी काफ़ी साफ सुथरा और सुंदर है। आप इस तरफ देख रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस है। आइए पहले मैं थोड़ा पार्ट इसका दिखाऊं। यहाँ पे हमारे पास डिजिटल एक्सरे है और ये मरीज जो बैठे हुए हैं ये सभी जांच के लिए बैठे हुए हैं। कृपया बैठ जाइए। सभी जांच के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास दो डॉक्टर हैं जो कि सोनोग्राफी और सीटी स्कैन करते हैं, और हमारी वर्षा और यांत्रिकी। देखिए, ये एक सोनोग्राफी मशीन है। हम इसको आमतौर पे ढक के रखते हैं, और दो दो सोनोग्राफी मशीन है, और हमारे डॉक्टर जब भी यहाँ पे ज़रूरत होती तो करते हैं सोनोग्राफी। एक सोनोग्राफी मशीन इस तरफ भी है। यहाँ भी एक बड़ी सोनोग्राफी मशीन है जो कि हायर एंड की मशीन है। इसके अलावा हमारे पास ये सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन हमारा 128 स्लाइस का है, और देखिए कितना बेहतर तरीके से इस सीटी स्कैन को बनाया गया है, जहां पर एयर स्लाइजर भी है। और ये 128 स्लाइस का सीटी स्कैन है। यहाँ पे जब मरीज को हम लेटाते हैं तो उसे कभी ये नहीं लगता कि वो किसी गलत जगह पे है, और बड़ा उसको प्लेजेंट महसूस होता है, क्योंकि एक एक सीटी स्कैन करने में हमको आधा घंटे से 45 मिनट लग जाते हैं। तो मरीज के सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे करते हैं। हमारे पास अगर उसका कोई और जांच होता है तो ये हमारे पास इंजेक्टर है जिससे हम डाई डालते हैं। तो हमारे पास कंट्रास्ट सीटी, इवन हम एंजियोग्राफी कर सकते हैं, हार्ट का एंजियोग्राफी, ब्रेन का एंजियोग्राफी, किडनी की एंजियोग्राफी। अभी फिलहाल मेरे पास डॉक्टर्स रेडियोलॉजिस्ट की यहाँ पे पोस्ट नहीं है, और हमने जो भी रिपोर्टिंग करानी होती है उसे हम सिम्स के माध्यम से करा रहे हैं। हालांकि इसमें दिक्कत आती है हमें, जो आयुष्मान के मरीजों का जो रिपोर्टिंग करना है, तो उसके लिए हमने पहले ही परमिशन मांगा था कि हमको आउटसोर्सिंग करने दिया जाए। तो इसके लिए हमने डीप टेक के और एचएलएल और यहाँ सिम्स के जो दूसरे रेडियोलॉजिस्ट जो बाहर से टाई अप है उनसे हम सबसे चर्चा किए, और हम जल्द ही टेली रेडियोलॉजी शुरू कर रहे हैं। हमारे पूरे फाइल तैयार हो गए हैं, L1 हमारा तैयार हो गया है। जिसको भी जो कम दर पे और बेहतर सर्विस देगा उसे हम इसके टेली रेडियोग्राफी की सेवाएं देंगे। ये हमारा एमआरआई सूट है जिसमें हम लोगों का एमआरआई करते हैं। हमारे पास 3 टेस्ला का एमआरआई है, और हमारे जो स्कैनर जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं वो हमको अंदर जाने से पहले स्क्रीन करते हैं कि हमारे पास कुछ मेटल वाली चीज़ तो नहीं है जिससे एमआरआई में करने में दिक्कत आए। तो हम एमआरआई इस तरीके से करते हैं। मैं इस सूट के अंदर आपको लेके चलता हूं, क्योंकि अभी हमने इसको प्रोटेक्ट कर रखा हुआ है, तो आप अंदर आ सकते हैं। ये भी एक स्कैनर है, बॉडी स्कैनर है। इसमें कोई भी आदमी मेटल की चीजें लेकर के अंदर नहीं जा सकता। जैसे मैं जा रहा हूँ तो मेरे में अगर मेटल होगा तो वो डिटेक्ट कर देंगे, और इस समय मेरे पास मेटल है मोबाइल, तो उनको ये पता चल गया कि मोबाइल है मेरे पास, तो मेरा एमआरआई नहीं किया जा सकेगा। आइए, ये एमआरआई सूट का पहला सेक्शन है जिसको हम मॉनिटरिंग सेक्शन बोलते हैं। इसमें हमारे पास एमआरआई टेक्नीशियन देख सकते हैं इस तरफ आकर के। ये 3 टेस्ला एमआरआई है, और प्रतिदिन हम 2 से 3 4 भी एमआरआई कर रहे हैं। ब्रेन का एंजियोग्राफी है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये दिखता है, और इससे हमारे डॉक्टर अभी यहीं पे डायग्नोस कर रहे हैं। हम एमआरआई का रिपोर्ट भी टेलीमेडिसिन के द्वारा कराने का प्लान कर चुके हैं। आपने सीटी स्कैन देखा, क्योंकि उसे मैं पहले दिखा दिया, लेकिन ये मेरे ओपीडी का मे आई हेल्प डेस्क है। यहाँ पे अन्नपूर्णा शर्मा जी हैं जो कि लोगों को, मरीजों को ये सहायता करती हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, क्योंकि नया अस्पताल है। और बड़े अस्पतालों के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ भी हम वो सब सुविधाएं मरीजों को दे रहे हैं जो कि मिलनी चाहिए, जिसमें एक मे आई हेल्प डेस्क। तो यहाँ पे मेरे रजिस्ट्रेशन के लोग हैं। ये लोग पेशेंट को अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के अलावा हमारे पास यदि किसी का आयुष्मान कार्ड बनाना है तो आयुष्मान कार्ड भी यहाँ पे बनता है, और हम पूरी तरीके से अपने पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज कर चुके हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक्टिव है, और इसके थ्रू हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। हम सभी मरीजों को केवल जो शासन के द्वारा तय दर है पंजीयन शुल्क वही लेते हैं, और शेष चीज़ों को हम आयुष्मान से कर रहे हैं। पास
40 के आसपास मरीज भर्ती हो करके ऑपरेशन करा करके जा चुके हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे किस तरीके से हमारे जो पेशेंट के अटेंडेंट है वो बैठते हैं, और इधर देखिए ये रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरीके से हो जाते हैं और पूछताछ करते हैं। पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है वो सीसीटीवी कवरेज पे है। लगभग 160 से 170 के बीच हमारे पास सीसीटीवी कैमरे हैं, सभी फ्लोर्स पे हैं। ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक इत्यादि सभी जगहों पे लगे हैं। बाहर के कैंपस को भी देखने के लिए लगे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसका जायजा लिया जा सके। और चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से अब सभी बड़े अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरा का होना अति आवश्यक है, तो हमारे पास उसके लिए एक अलग से मॉनिटरिंग कक्ष है, जिसमें हमारे पास 24 घंटे बैठ करके लोग मॉनिटर कर सकते हैं। फार्मेसी की सुविधा नहीं थी, तो हमने एक नया काउंटर यहाँ पे बनवाया है सीपीडब्ल्यूडी से निवेदन करके। और मेरे पास 2 फार्मासिस्ट हैं जो कि यहाँ पे मरीजों को, जो मरीज ऊपर से डॉक्टर को दिखा करके आते हैं, तो उनको यहीं से वो दे देते हैं, जिससे मरीजों को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। आइए मैं एक अंदर और एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। ये आकस्मिक विभाग है और ये पूरे तरीके से रेडी है। इसमें हमारे पास 10 बिस्तर है। इस 10 बिस्तरों को हमने मॉनिटर से कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नर्स कॉलिंग सिस्टम भी है। ये लगभग अमूमन पूरे अस्पताल में है, जहाँ जहाँ पे मरीज भर्ती करते हैं। इसमें अगर हमारे पास परिचारिका इस जगह पे उपलब्ध नहीं होती, वो अपने काउंटर पे स्टेशन पे बैठी होती है, किसी मरीज को कुछ आकस्मिक जरूरत होता है तो ये घंटी बजाता है ऐसे, तो मरीज को समझ जाती है सिस्टर कि यहाँ पे आना है। इस प्रकार से पूरा हमारा ये बिस्तर आकस्मिक विभाग तैयार है। आप इधर देखेंगे नर्स कॉलिंग सिस्टम है, और ये डॉक्टर्स और नर्सेस के चेम्बर्स हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का ओपीडी है, जिसमें मरीजों की भीड़ आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार से मरीज यहाँ पर आकर के अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ एक कार्डियोलॉजिस्ट है, जिनके पास एक 4D इको है। इस 4D इको के बाद हमारे पास ट्रेडमिल है। ये हमारा ट्रेडमिल है और जिसमें सभी इमरजेंसी सुविधाएं हैं। ये हमारा ईसीजी कक्ष है। ईसीजी कक्ष के अलावा जो मरीज कार्डियोलॉजी के आते हैं वो यहाँ पर रजिस्टर होते हैं, और इसके बाद इनको फिजिशियन जो है कार्डियोलॉजिस्ट है वो देखता है। और ये हमारे न्यूरोसर्जन है, न्यूरोलॉजी ओपीडी है। इसके अलावा एक न्यूरोसर्जरी ओपीडी हमारा यहाँ पे है। यहाँ पर है एक न्यूरोसर्जरी ओपीडी। अभी सर्जन साहब जो है ऑपरेशन के लिए गए हैं, मैं आपको ऑपरेशन थिएटर भी ले चलूँगा। यहाँ पर हम जो सामान्य मरीज आते हैं उनको देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो इस बात को नहीं जानते कि उनको यहाँ किस मरीज का इलाज होना है, तो कई बार मरीज भटक जाते हैं, तो हम सामान्य पेशेंट को भी देखते हैं। ये भी हमारा मे आई हेल्प डेस्क है, जहाँ पे लोग आते हैं सर्जरी या मेडिसिन के मरीजों को दिखाने के लिए, तो ये उनकी सहायता करते हैं। ये हमारा यूरोलॉजी ओपीडी है। हमारे पास एक यूरो सर्जन है, काफ़ी सीनियर है, और इन्होंने अभी तक लगभग 25 से 26 सर्जरीज यहीं पे कर ली है। ये पल्मोनोलॉजी का परामर्श कक्ष है। अभी पल्मोनोलॉजिस्ट हमारी सिम्स में केस चल रहा है। न्यूरो मेडिसिन का रिसेप्शन है। हाँ, ये हमारा न्यूरो मेडिसिन दैट मीन्स न्यूरोलॉजिस्ट का नर्व कंडक्शन टेस्ट और जितने भी दूसरे टेस्ट हैं उसके लिए एक चेम्बर है। हमारी न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो निहम्स बैंगलोर से ट्रेंड हुई हैं और यहाँ पे कार्यरत हैं, और इनके पास काफ़ी केसेस आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं हमारे न्यूरो मेडिसिन के केसेस। हम मरीजों को बाहर नहीं भेज रहे हैं, हम सैंपल यहीं कलेक्ट करते हैं, और सैंपल कलेक्ट करके उनकी जांच करते हैं। जांच करके हम उनको वापस रिपोर्ट यहीं से देते हैं। मेरे पास ट्रेंड स्टाफ है जो कि इस काम को बड़े अच्छे ढंग से कर। ये हमारा कार्डियोलॉजी यूनिट है, जिसमें हमारे पास एक काफ़ी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इनके सुपुर्द में जितने भी यहाँ पे मरीज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इलाज लेकर जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा इको कार्डियोग्राफी, जिसमें हम 2D इको भी करते हैं, 4D इको करते हैं, और इस प्रकार हम यहाँ पे कार्डियोलॉजी के मरीजों को पूरी सुविधा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट एक पेशेंट का 4D इको कर रहे हैं, और ये सुविधा बिलासपुर के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में इसके चार्जेस काफ़ी अधिक हैं। हम मरीजों को यहाँ पे निरंतर जांच करके इसका उपचार दे रहे हैं। हमारे पास एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि प्रतिदिन लगभग 30 से 35 मरीज देख रहे हैं,
और जो मरीज यहाँ देखे जा रहे हैं वो दूसरे अस्पतालों से रिफर होकर आ रहे हैं, जिनको बाकी लोगों ने ऑपरेशन या दूसरे प्रोसीजर की सलाह दी है, और उसको ये यहाँ पे मेडिसिन से ही ठीक कर पा रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जिस तरीके से मरीज रिफर होकर के आ रहे हैं, उनकी भीड़ को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अस्पताल में किस बेहतर तरीके से इलाज हो रहा है। अस्पताल के फ्लोर में हमने अपना पैथोलॉजी लैब, जिसको हम लैब मेडिसिन के नाम से जानते हैं, हमने डेवलप कर लिया है। लगभग 80% इसका डेवलप किया जा चुका है, कुछ मशीनें इंस्टॉल हो गई है। आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये हमारे सैंपल कलेक्शन एरियाज हैं, जिसमें अभी फर्नीचर की आवश्यकता है। हमारे पास राशि नहीं होने के कारण हम अभी फंड नहीं है, तो हम इसमें नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप मशीनों को देख सकते हैं हम किस तरीके से अपना काम शुरू कर लिए हैं। यहाँ पे हमारा स्टैनिंग प्रोसीजर है, और ये हमारा यूरिन एनालाइजर है, ये हमारा ESR एनालाइजर है, ये हमारे लैब के डॉक्टर मयंक तिवारी हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है। ये एक ऐसा मशीन है, AI बेस्ड पैथोलॉजी माइक्रोस्कोप है, जिसको हमको CSR से NTPC ने दिया हुआ है, और उसके साथ भी ये मशीन है। तो इससे हम पूरे के पूरे सेल साइटोलॉजी और उसके हीमोग्लोबिन, TLC, DLC पूरी चीज़ों को कर पा रहे हैं। आप इसका वर्किंग देखेंगे, ये फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है। ये हमको HLL ने दिया है। 1000 टेस्ट हम 1 घंटे में कर सकते हैं। अभी जितने भी मरीजों के यहाँ पे रक्त के नमूने आ रहे हैं, जिसका परीक्षण हम इसी मशीन से कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी HPLC मशीन है, जो इसके साथ हमें कंपनी ने CSR के थ्रू प्रदाय की है। ये भी सेल काउंटर है, जो कि कंपनी ट्रांसफिजिया ने हमको CSR के थ्रू प्रदाय किया है। ये तीनों मशीन, ये जो खास तौर से मशीन है, ये 9 पार्ट सीमेटोलॉजी एनालाइजर है, जिसको HLL ने हमें खरीद करके प्रदाय किया है। और दूसरा ये यूरिन एनालाइजर है, ये पूरा रोबोटिक मशीन है। ऐसी मशीन पूरे इंडिया में बहुत कम संस्थानों में है, जिससे हम यूरिन की जांच बहुत ही सूक्ष्मता से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर है, जो कि कोई हमारा सप्लाई किया हुआ है HLL के द्वारा, और कुछ हमको CSR से भी मिला है। ये हमारे डॉक्टर्स के चेंबर हैं, जिसमें अभी फर्नीचर नहीं होने के कारण और इस लैब में फर्नीचर नहीं होने के कारण इसको हम डेवलप पूरे तरीके से नहीं कर पाए हैं। जिस प्रकार से हमको फंड अगर मिल जाएगा, तो हम इस लैब को बहुत जल्दी बहुत अत्याधुनिक रूप से बना सकेंगे। आइए मैं एक दूसरा पार्ट दिखाता हूँ। ये कैंसर जांच के लिए इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है, जिसका इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। अभी भी मशीनें हमारी HLL से आ रही हैं, और उसमें इंस्टॉलेशन चल रहा है। और उसी प्रकार से कैंसर जांच के लिए जो बायोप्सी की मशीन होती है, जिसमें हम ग्रॉस करते हैं, वो एक मशीन है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में और कहीं नहीं है। इसी प्रकार से ये टिश्यू प्रोसेसर है। ये टिश्यू प्रोसेसर अपने आप में एक माइक्रोवेव प्रोसेस टिश्यू प्रोसेसर है, जिससे हम टिश्यू को बहुत अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। ये सब कैंसर की जांच में काम आते हैं। इसके अलावा एक विशेष प्रकार का माइक्रोस्कोप है, जिसको हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप बोलते हैं, और इस माइक्रोस्कोप की से हम बहुत अच्छे से फ्लोरोसेंसी माइक्रोस्कोप कर पाएंगे। अभी हमारे इस लैब में और भी बहुत सारे सामानों की जरूरत है, और ये लैब पूरे छत्तीसगढ़ में पहला NABL लैब होगा। और जिसके लिए मेरी जो टीम है, वो मैं आपसे मिलाना चाहूँगा कि ये डॉक्टर अनामिका सोमावार है, उधर देखिए डॉक्टर मयंक है, रश्मि नायक, और आप डॉक्टर सौरभ हैं। इसके अलावा मेरे पास टीम में 4-5 टेक्नीशियंस हैं, जो इस चीज में ट्रेनिंग ले चुके हैं कि हमें NABL कैसे करना है। पूरे मध्य भारत में इस प्रकार का जो लैब बनाया जा रहा है, वो अपने आप में एक नया नमूना है और एक उत्कृष्ट किस्म का लैब है। और इसके लिए हमारे जो टीम है, वो दिन रात मेहनत कर रही है। देखिए, ये सेकंड फ्लोर में मेरा डायलिसिस यूनिट है, और ये डायलिसिस यूनिट अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट है। इसमें फ्रेजिनस कंपनी, जो कि जर्मन की कंपनी है, उसके मशीन लगे हैं, और इसमें मेरे 5 यूनिट है। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये मेरा पहला मशीन है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से, जैसे किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, कारपोरेट हॉस्पिटल में भी सुविधाएं नहीं होती हैं जो हम यहाँ पे कर रखे हैं। हमें कुछ चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद हमने इसको बना लिया है। और पूरे डायलिसिस हमारे विथ मॉनिटर्स हैं, और इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई के साथ है। ये टोटल बाहर आपने देखा होगा कि 1 यूनिट है, और यहाँ पे 4 यूनिट है। और हमने अपने प्रत्येक मशीन पे एक मरीज ले करके उसको डेली का डेली कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? मालती मानिकपुरी जी हैं। कहाँ से आई हो?
कोनी, कोनी पास के हमारे कोनी में ही ये अस्पताल है और वहाँ से आई हैं। तो आसपास के लोगों को किस प्रकार से हम लाभ दे सकते हैं, ये इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। और मेरे पास इस मशीनों के अलावा एक ट्रेंड डायलिसिस टेक्नीशियन है, मेरे जो अच्छे वार्ड बॉय हैं, जो कि इन चीज़ों में पारंगत हैं कि किस प्रकार से मरीजों को हम बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं। मेरे पास 2 सिस्टर्स हैं, डॉक्टर राजकुमारी और प्रीति वर्मा। ये लोग पूरे इन चीज़ों के लिए ट्रेनिंग ले चुके हैं। 1 महीने के लिए इनको मैंने ट्रेनिंग दिलवाया है दूसरे अस्पताल में, डायलिसिस जहाँ पे रेगुलर होता है, किडनी हॉस्पिटल जो कि NABH है, वहाँ भेज करके इनका मैंने ट्रेनिंग करवा लिया है। इसके अलावा जो बैकअप प्लान होता है कि हम हर डायलिसिस के साथ हमारे पास एक RO प्लांट होता है। आप देख रहे होंगे कि कितना बृहद RO प्लांट है, और ये RO प्लांट ही हमारे डायलिसिस की जान होती है, हार्ट होती है। अभी तक हम इसमें 5 मरीजों को डायलिसिस कर चुके हैं और हमारे लगभग पूरे मशीन तैयार हो गए हैं कि हम डायलिसिस को अब कॉन्फिडेंटली ले सकेंगे। देखिए, मैंने जो आपको नीचे यूरोलॉजी OPD बताया, एक सीनियर कंसल्टेंट यहाँ पदस्थ है और जल्दी हमारे पास एक और सर्जन आने वाले हैं यूरोलॉजी के। उसी तारतम्य में ये जो लिथोट्रिप्सी कक्ष है, अपने आप में एक अनोखा मशीन है, जिसमें हम मरीजों के किडनी के स्टोन को बिना ऑपरेशन के भी निकाल लेते हैं। जो स्टोन जिसकी साइज लगभग 10 mm या उससे कम होती है, उसको हमारे सर्जन और हमारे जो टेक्नीशियंस जो हमने डेवलप कर रखा है, ये जर्मन आईटी लिथोट्रिप्सी मशीन है। उसके साथ हम पूरा का पूरा इसमें ये चेक करते हैं कि वो मशीन पे किस जगह पे स्टोन है, और फिर उसको लेज़र के पद्धति से हम स्टोन को ब्रेक करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि हम पिछले 4 महीने से इस काम को कर रहे हैं और अभी तक 42 से 43 मरीजों का हमने किडनी स्टोन बिना ऑपरेशन किए हुए हटा लिया है। अपने आप में एक उपलब्धि है, क्योंकि किसी भी शासकीय अस्पतालों में इस प्रकार की सुविधा नहीं है, और कई अस्पतालों में है तो वहाँ पे लोग काम करना नहीं जानते हैं। लेकिन ये मेरे इस अस्पताल की खूबी है कि मेरा यूरो सर्जन और मेरे जो टेक्निकल स्टाफ है, उनको मैं उस तरीके से ट्रेन कर लिया कि वो मरीजों को राहत दे रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन मैंने लिथोट्रिप्सी के लिए रखा है। जो भी मेरे अस्पताल में भर्ती होता है जिसको स्टोन रहता है, तो हम स्टोन का ऑपरेशन नहीं करके इससे हम उसके पत्थर को निकाल रहे हैं और उसको उपचार दे रहे हैं। आइए मैं इसके आगे की कड़ी में एक चीज़ बताता हूँ। ये जो स्पेशल मशीन है, इसको हम यूरोडायनेमिक्स मशीन बोलते हैं। इसमें मरीज का जो पेशाब से संबंधित जो भी विकार होता है, मूत्र संबंधित, कि उसका फ्लो ठीक नहीं आ रहा हो, या उसको और प्रोस्टेट का इशू हो, या और भी महिलाओं को भी जो होता है एक ब्लैडर का एक इशू रहता है, तो इस मशीन से हम उसको डायग्नोस करते हैं। इस मशीन में अभी ट्रेनिंग का काम चल रहा है। मेरे यूरो सर्जन और मेरी एक सिस्टर इस पे ट्रेंड हो रही हैं। अभी किसी कारणवश हमारे को इसके इंजीनियर को समय नहीं मिल पाया जो कि आकर के हमको इसको परीक्षण करा सके और इसमें और आगे का एडवांस टेक्निक सिखा सके। लेकिन अपने आप में इस मशीन से जब बाहर के किसी बड़े अस्पतालों में जांच होती है तो 2 से 2,500 रुपये का खर्च आ रहा है, लेकिन हम इसको जल्दी ही निःशुल्क प्रारंभ कर लेंगे। यूरोलॉजी, जैसे मैंने आपको लिथोट्रिप्सी के बारे में बताया, तो जितने भी यूरोलॉजी के केस है, चाहे लिथोट्रिप्सी हो या कुछ हो, उसको हम यूरोलॉजी वार्ड में भर्ती रखते हैं। और जिनका किडनी स्टोन हम ब्रेक करते हैं, उसको मुश्किल से हमको 4 से 6 घंटे या ओवरनाइट रखना होता है, उसके बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। अभी आपको कोई मरीज नहीं दिखेगा, लेकिन हमारे पास उन सभी तमाम मरीजों के एड्रेस और फोटोग्राफ्स हैं जिनको हमने लिथोट्रिप्सी से ठीक किया है। उससे कभी भी आप संपर्क करके उनके फीडबैक ले सकते हैं। ये मेरी दोनों सिस्टर हैं जो कि इस वार्ड को मैनेज करती हैं, और जितने भी जो किडनी के केसेस या ऑपरेशन वाले केसेस होते हैं उनको भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। देखिए, ये हमारा कैथ लैब है। अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें बॉक्सेस और ये पड़े हैं, क्योंकि जो नए मशीन आ रहे हैं उनको भी हमारे पास रखने की जगह नहीं है, तो कुछ मशीनों को यहाँ रख करके हम उसको ओपन करते हैं ताकि सेफ्टी रहे। हमारे पास ICU आपने देख लिया। ICU के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी अस्पताल की जो जान होती है, वो कैथ लैब होती है। हमारे पास 2 कैथ लैब के लिए जगह है, और कैथ लैब कक्ष क्रमांक 1 और कैथ लैब कक्ष क्रमांक 2। इसमें जब हम कैथ लैब के लिए हमने प्रोविजन देखा तो HLL ने हमको देने को तैयार है, पर उसके पास पर्याप्त राशि ना होने के कारण उन्होंने हमको लगभग 5 करोड़ 92 लाख की मांग की, जिसके लिए हमने अपने
अधिकारियों को उसके लिए पत्र व्यवहार किया हुआ है। यदि वो मिल जाता है तो एचएलएल जो है वो क्रय करके दे देगी। हमने अपने लेवल पे जो प्रयास किया, एनटीपीसी को भी लिखा है, कोल इंडिया को भी लिखा है, अडानी और दूसरे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो हमें सीएसआर में दे सकते हैं उन सबको लिखा है। मेरा ये निवेदन है कि अगर कार्डियोलॉजी यूनिट को हमें प्रॉम्प्ट करना है और इस प्रदेश के लिए एक अच्छा अस्पताल तैयार करना है तो कैथ लैब की सतत आवश्यकता है, जिसके लिए उच्च स्तर पर प्रयास किया जाना अति आवश्यक है। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है और ये अपने आप में एक यूनिक ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें हमारे पास आप अंदर आकर के देख सकते हैं। हम ये प्री ऑप एरिया है जिसमें ऑपरेशन के पहले लेते हैं, और एक पोस्ट ऑप एरिया है जो कि ऑपरेशन के बाद यहाँ पे हम मरीजों को रखते हैं। और हमारा ये ऑपरेशन थिएटर जिसमें कंसल्टेंट के लिए भी चेम्बर है, उनका अपना लॉन्ज है और एक अलग से कक्ष दिया हुआ है। हालांकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, पर मैं बाहर से दूर से दिखाऊंगा। और आपको ये देखिए 8 मॉड्यूलर ओटी हैं, जिसमें से मेरे 3 ओटी रेडी हो गए हैं, जिसमें हम मरीजों को ले सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास 5 ओटी और हैं जिसको हम धीरे धीरे उसमें सामान ले रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास जो एचएलएल ने सामान दिया है वो इस अस्पताल के लिए काफ़ी नहीं है। हमको बहुत सारे और छोटे उपकरण लेना है जिसको हमको अपने मद से लेना है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। इसी प्रकार अभी एनेस्थेटिस्ट सर्जन ने बताया कि यहाँ पे एक मरीज को ये फिर से ले रहे हैं और ये हमारा ओटी पूरे तरीके से तैयार है। इसके अंदर मैं नहीं जा सकता क्योंकि कुछ बंदिशें होती हैं। आपको ये दिखाता हूँ कि इस प्रकार के जो हैंड वॉश है हाथ धोने का, ये अपने आप में एक अलग मशीन है जिसमें आपको बिना टच किए हुए आप अपना हाथ धो सकते हैं, जो कि ऑपरेशन के पहले जरूरी होता है। ये जो मशीन दिख रही है ये क्या है? सियाम। इसमें मरीज किस तरीके से दिखेगा, उसके किस अंग का ऑपरेशन करना है वो देख सकेंगे। और ये देख रहे होंगे कि एक ऑपरेटर वो है जो कि मशीन को सियाम के थ्रू ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। इसको यहाँ से देख लीजिए। इसमें हम अगर कोई भी सूक्ष्म ऑपरेशन करना होता है तो इस मशीन से देख करके हमारे डॉक्टर कर सकते हैं। हमारे इस हॉस्पिटल को पावर बैकअप देने के लिए, आप जैसे कि जानते हैं, 11 मंजिला अस्पताल है और इसमें एयर कंडीशन अस्पताल है। बिजली और लाइट की आवश्यकता पड़ती है। अगर लाइट गोल हो जाए तो हमें तकलीफ होती है। इसके लिए हमारे पास 2 डीजल जनरेटर हैं और दोनों की खपत जो है 150 लीटर डीजल प्रति घंटे के हिसाब से रहती है। दूसरा जो ट्रांसफार्मर है वो 3 ट्रांसफार्मर्स हैं यहाँ पे। एक ट्रांसफार्मर अभी ब्रेकडाउन पे है, 2 अभी चल रहे हैं। जो ब्रेकडाउन पे है उसके लिए हमने लिखा है, लेकिन वो अभी हमारे वारंटी पीरियड में नहीं है, तो उसके लिए हमको शासन से मद लेने के बाद हम ठीक करेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 6th फ्लोर है और जिसमें मेरे आईसीयू रेडी हैं। मेरे पास 3 आईसीयू हैं और इन तीनों आईसीयू में सभी मिला करके 44 से 45 बिस्तर। यहाँ पर अभी हमारे पास पार्टीशन नहीं है। आईसीयू में कभी भी सीधे एंट्री नहीं दी जाती, पर फिर भी हम पूरी सुरक्षा के साथ मरीजों को और मरीज के परिजनों को और हमारे कर्मचारियों को अंदर ले जाते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल हमारे पास जो बिस्तर है वो सभी बिस्तरों के लिए हमारे पास वेंटिलेटर है। और देखिए आमतौर पे ये देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे भर्ती नहीं हो रहे हैं। मेरे पास इस समय 5 मरीज भर्ती हैं और इनमें से एक सोनी जी हैं जिनको तो मैं पहले से ही जान रहा हूँ, ये काफ़ी पहले से भर्ती हैं और इन मरीजों के ऑपरेशन हो चुके हैं जो कि यहाँ पे भर्ती हैं। और पूरे मेरे इस अस्पताल में जो बिस्तर है वो वेंटिलेटर इक्विप्ड है, मॉनिटर इक्विप्ड है और मेरे पास ऐसे 2 नर्सेज हैं, ट्रेंड है, और एक मेरी डॉक्टर है जो कि 24 घंटे यहाँ पे रोटेशन पे ड्यूटी लगती है और वो अपना पेशेंट केयर देते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल मशीन है जिसको हम सीआरटी मशीन बोलते हैं। कभी अगर हमें किसी मरीज की किडनी के कुछ प्रॉब्लम्स हुए उसको ठीक करने के लिए हम सीआरटी मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं, ताकि हम मरीजों को एक समुचित सुधार करके उनको एक अच्छा सर्विस दें और मरीज बहुत जल्दी ठीक हो करके अपने घर को जा सके। हम किसी भी मरीज से कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, कोई पैसे नहीं लेते हैं, हम पूरा काम निःशुल्क कर रहे हैं। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी हमारे पास जो एचएलएल से दिए गए बिस्तर और जो पेशेंट के लिए सामान दिए गए हैं, फर्नीचर्स हैं, वही हैं। हमारे पास मरीज के अटेंडेंट के लिए कोई फर्नीचर नहीं है और न ही हमारे स्टाफ के लिए कोई फर्नीचर है। आइए मैं दूसरा यूनिट भी दिखा देता हूँ कि मेरा दूसरा यूनिट भी आईसीयू का रेडी है, जिसमें अभी फर्नीचर्स और कुछ चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन मेरे तरफ से वार्ड पूरा रेडी है, जिसमें
हम मरीज को कभी भी आवश्यकता पड़ने पे भर्ती रख सकते हैं। ये मेरा तीसरा आईसीयू है, जिसको आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने पूरे आईसीयू को रेडी रखे हैं कि कभी भी अगर कोई भी आवश्यक मरीज आ जाए तो हम इसको भर्ती कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए हम तैयार हैं। हमें जो कमी है वो है फर्नीचर की, स्टाफ की और ट्रेन मैन पावर की, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो मैन पावर हमने कलेक्टर दर से लिए हैं, उन सबको हमने उस लेवल की ट्रेनिंग दे दी है कि वो हमारे इमरजेंसी में सहयोगी बन सके। अभी चूंकि मरीजों के परिजनों के रहने की व्यवस्था नहीं है, तो मरीज के परिजन अभी वर्तमान में ऐसे ही बेचारे चेयर पे आकर के बैठते हैं, अपने कपड़े लत्ते रखते हैं। इसके लिए मैंने परिजन विश्राम गृह के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि मरीज को अगर भर्ती करना है तो उनके परिजनों को भी समुचित ध्यान देना होगा, और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। पहले हमने सीपी पावर ग्रिड को एक पत्र लिखा था, जिसमें उनकी एक सहमति बनी थी कि वो बना के देंगे, लेकिन इसके लिए ऊपर आधिकारिक तौर पे कोई बातचीत होनी चाहिए। फिलहाल मुझे लगभग 10 से 15 मरीजों के परिजनों के रखने की व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित करनी होगी। एक चीज़ मैं आपको और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जितने भी पार्टीशंस आपने मेरे तीनों आईसीयू में, या नीचे आपको मैं ट्रायल्स में दिखाऊंगा या अन्य विभागों में दिखाऊंगा, ये जो पर्दे हैं इसके लिए हमने राज्य शासन से कोई मदद नहीं ली है। हमने CSR मद से किसी को बोला और CPWD को कि वो हमको करा के दें, तो उन्होंने हमको ये करवा करके पूरा दिया हुआ है। और ये अपने आप में इतना सुंदर और सुरक्षित व्यवस्था है कि हम एक मरीज को दूसरे मरीज से अलग कर सकते हैं। इससे हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में सहायता मिलेगी। ये ब्लड बैंक है, और इस ब्लड बैंक को पूरी प्लानिंग और डिजाइनिंग मैंने की है। जब मुझे मिला था एक हाल के रूप में था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि इस ब्लड बैंक को पूरे के तरीके से NTPC ने एक प्रकार से CSR मद के द्वारा पूरा तैयार करके दे रही है। और इसमें जो पार्टीशियंस और ये सब हुए हैं, इनको मैंने CPWD से थोड़ा सा बोल करके कि भाई इतना मेरे को मदद कर दो, तो उन्होंने कुछ किया। लेकिन बाकी जो इक्विपमेंट्स जो हैं NTPC के माध्यम से CSR मद से आने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रोसेस कर लिया। ये पूरे छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा ब्लड बैंक होगा जो कि एफरेसिस यूनिट से लोड होगा, जिसमें एक ही सिंगल डोनर से हम प्लेटलेट की ज़्यादा मात्रा ले सकेंगे। ऐसी मशीन के लिए भी उन्होंने प्रोसेस किया हुआ है। ये हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, और जहाँ पे एक सेमिनार हॉल हमको दिया गया है। इसमें हम अपने दूसरे फर्नीचर्स को ला करके पूल करके रखे हुए हैं। ये जो आप सेंट्रल में टेबल देख रहे हैं, ये यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर का है, जिसको अभी हमने टेम्परेरी मांग करके मीटिंग के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास पढ़ाई करने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए जगह नहीं है। तो ये सेमिनार हॉल को हमें एक अत्याधुनिक तरीके से बनाना है, ताकि यहाँ पे ऑटोनॉमस की बैठक हो सके। कोई बड़े नेता या कोई बड़े स्पीकर्स आते हैं तो उनको बोलने के लिए एक स्टेज मिल सके, और यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग या फिर ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं वो करवा सकें। ये एक एकेडमिक हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी आते हैं, और हमारे टेक्निकल स्टाफ भी होते हैं, जिनको हम ट्रेनिंग देने के लिए सेमिनार हॉल तैयार करना बहुत जरूरी है। ये हमारा 5th फ्लोर है, जिसमें हमारा किचन है। इस किचन को 5th फ्लोर में रखा गया है, जिसके लिए आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था है, जिसमें अग्नि सुरक्षा तो है, लेकिन अभी किचन को रेडी करने के लिए इसको मॉड्यूलर किचन बनाना होगा। क्योंकि अगर हम ऑर्डिनरी किचन जैसे दूसरे कॉलेजेस या दूसरे अस्पतालों में है शासन के, उस जैसे अगर तैयार करते हैं तो ये पूरा फ्यूम भर जाएगा और बहुत जल्दी ये पूरा अस्पताल खराब हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमको एक मॉड्यूलर किचन और उसका वैक्यूम निकालने के लिए अत्याधुनिक किचन बनाने की आवश्यकता है, जो कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के तर्ज पर बनाया जा सके। बड़े अस्पताल जैसे मेदांता और अपोलो या अन्य किसी भी बड़े अस्पताल को लेंगे, उस स्तर पे जो किचन बने हुए हैं उस स्तर पे ही बताना इसको जरूरी है। पूरा अस्पताल फायर फाइटिंग सिस्टम से लैस है, और इसके लिए जो पंप लगा हुआ है वो भूतल पे नीचे जब आप STP के बगल में देखेंगे उसी के अंदर लगा हुआ है, जिसमें 50-50 kVA के बड़े बड़े मोटर हाइड्रोलिक पंप लगे हुए हैं, और इमरजेंसी के लिए अलग से पंप लगा हुआ है, जो कि जैसे ही अगर आग लगती है और सिग्नल चलता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और पूरे परिसर में वो पानी फेंकना, स्प्रिंकलिंग करना शुरू कर देता है। एक पंप और छत पे भी लगा हुआ है, जो कि फायर फाइटिंग सिस्टम को सुदृढ़ करता है। इमरजेंसी में अगर वो चालू नहीं होता है तो सोलर एनर्जी के द्वारा फायर फाइटिंग सिस्टम चालू किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे कि ये मेरा गैस मैनिफोल्ड प्लांट है, जिसमें इधर से अगर आप
दिखाएंगे कैमरा, तो 8 और 8 मतलब 16 सिलेंडर यहाँ पे लग सकते हैं, जबकि इस अस्पताल की क्षमता जो है कम से कम प्रतिदिन 120 से 150 सिलेंडर की है। तो अगर हमारा अस्पताल एक फुल लोड में आता है तो ये सिलेंडर जो है बहुत कम हो जाएगा और हमको उसमें मरीजों को ऑक्सीजन देने में तकलीफ होगी। इधर आप देखेंगे कि ये CO2 सिलेंडर्स हैं जो कि 2 दूनी 4 के उस पे लगते हैं, और उस तरफ नाइट्रोजन लगा हुआ है, ब्लू कलर में आप देखेंगे नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो ये अभी प्रारंभिक तौर पे अगर हम मरीज को सुविधा दे रहे हैं तो इन सिलेंडरों के द्वारा दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमारा ये अस्पताल 50-60 से भी ऊपर के मरीज रखेगा तो हमको एक गैस प्लांट की आवश्यकता होगी, और उस गैस प्लांट को हम इसके पीछे प्लान कर सकते हैं ताकि यहाँ से पाइप कनेक्शन सीधे मिल सके। और हमको 125 से लेकर 150 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता वाला गैस जनरेशन प्लांट चाहिए, जो कि बहुत आवश्यकता है। कोविड के समय कई अस्पतालों में नहीं हो पाया था, जिससे बहुत सारे मौतें हुई थी, पर इस अस्पताल में अगर हमको फुल लोड पे चलाना है तो हमें ऐसे 2 मशीनों का प्लान करना पड़ेगा जो ऑक्सीजन पैदा करके दे सके। देखिए आप मेरे दाहिनी ओर देख रहे हैं कि ये जो भवन बना हुआ है ये हमारा इलेक्ट्रिकल विंग है, जिसमें ऊपर के जो 2 मशीनें हैं वो HVAC हैं जो कि पूरे अस्पताल को वातानुकूलित रखते हैं। इसके आगे जाएंगे तो हमारे पास 3 जनरेटर DG प्लांट है, ट्रांसफार्मर 2 DG प्लांट है और 3 ट्रांसफार्मर है, जिसमें से एक ट्रांसफार्मर ब्रेकडाउन पे चल रहा है जिसको बनाने के लिए हमने लिखा है, पर CPWD उसमें चाहती है कि वो ट्रांसफार्मर हम बनाएं क्योंकि वो उनके सुरक्षा अवधि से बाहर हो चुका है। दूसरा आप मेरे इस तरफ देखेंगे, हमने CPWD से निवेदन किया है कि हमको मार्चुरी और हमको बायोमेडिकल वेस्ट के लिए भवन बना करके दे, तो बड़े जिद के बाद उन्होंने ये तैयारी की है और अभी हमें बना करके वो दे रहे हैं। ये आप देखेंगे एक STP प्लांट है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1 साल के भीतर हमने जिस तरीके से सुविधाएं यहाँ पे जुटाई हैं, उपलब्ध कराई हैं, अपने आप में बहुत फास्ट मोड पे है। और यहाँ पे मरीज अब भर्ती होने लगे हैं। ऊपर में 5th फ्लोर में लॉन्ड्री के लिए जो जगह दी है, उस लॉन्ड्री को हमने रिजेक्ट किया है, हमने नहीं, एक्सपर्ट ने रिजेक्ट किया है क्योंकि वो लॉन्ड्री के लिए सुटेबल जगह नहीं है। तो हमको 2026 में NTPC से सहमति बनी है कि हमको लॉन्ड्री भी बना के दे देगा। हमने बहुत निवेदन किया तो CSR में उन्होंने इस चीज़ को अप्रूवल लिया है। और ये जो जगह दिख रही है जिसपे हम नीचे ही लॉन्ड्री बनाएंगे, तो यहाँ पे कपड़ा जो है वॉश होके वापस हमारे पास चला जाएगा, OT में और सभी जगह पे वार्ड पे चला जाएगा। और जो लिनन स्टोर है उसके लिए हमने ऊपर जगह बना रखी है। एक और बड़ी अच्छी चीज़ है जो पूरे छत्तीसगढ़ के अस्पताल जो जगदलपुर है वहाँ पे एक इस लेवल का STP बना है, वही STP हमारे पास है। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं STP प्लांट के साथ जो पानी हमारा फिल्टर हो करके यहाँ पे करीब 12,000 गैलन का वाटर प्लांट है। इस वाटर प्लांट को जब कभी भी इसमें अग्नि जो सुरक्षा के तहत इमरजेंसी में वाटर जो रिजर्वायर चाहिए वो हमारे पास इस भवन के लिए काफ़ी है। पूरा हमारा भवन जो है उसके हमने फायर ऑडिट करवा ली है, फायर सेफ्टी का ऑडिट हो चुका है, और हमने अपने पूरे स्टाफ को 3 बार ट्रेनिंग दे चुके हैं। मैं आपको नीचे तो बताया हूँ, इसके ऊपर से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस विभाग है जिसमें HVAC चालू हालत में है। आप देख रहे होंगे उस तरफ आप गैस प्लांट तो देखे ही थे, नीचे आपने DG सेट देखा होगा और 3 ट्रांसफार्मर देखे होंगे। ये हमारा वाटर रिजर्वायर है, और वहाँ पे जो बन रहा है जो फ्रंट है वो हमारा मार्चुरी है, और उसके पीछे हमारा बायोमेडिकल वेस्ट के लिए सेग्रीगेशन यूनिट बन रहा है। उसके आगे आप देखेंगे वहाँ पर तो वो STP प्लांट है। और इस प्रकार से तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम बनाने के लिए जगह रखे हैं, तो ये हमारा जो जहाँ पे कचरा और खातू जैसा दिख रहा है ऐश वाला, वो हमारा लॉन्ड्री का एरिया होगा। लॉन्ड्री यहाँ बनाने से हमको फायदा ये होगा कि इसका जो वेस्ट वाटर है वो STP में चला जाएगा और ट्रीटमेंट हो जाएगा, और फिर वो ट्रीटेड वाटर जो है हमारे वाटर रिजर्वायर में आ जाएगा। देखिए ये जो सेक्शन है पूरे अस्पताल का सबसे अहम पार्ट है, जिसमें ये डर्टी लिफ्ट है। डर्टी लिफ्ट का मतलब होता है कि मेरे ऑपरेशन थिएटर से जो भी चीज़ें, खराब चीज़ें जिसमें ऑपरेशन किए हुए हैं, मशीन है, चद्दर है, सभी चीज़ों को यहाँ से हमारे कर्मचारी आप देख रहे होंगे लोग ले करके आते हैं। लाने के बाद ये ट्रॉली भी है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करके लाते ले जाते हैं। ये लॉक एंड की में होता है, और इस तरीके की सुविधाएं आमतौर पर बड़े अस्पतालों में होती हैं। आप इधर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये CSSD है। CSSD मतलब सेंट्रल स्टरलाइजेशन एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। जितने भी मशीनें हमारे पास हैं
जिसका उपयोग हम ऑपरेशन में करते हैं, और जो भी ऑपरेशन के दौरान वहां से चद्दर या लिनेन निकलता है वो सब यहाँ पर आता है, और यहाँ पे इन मशीनों में उसको स्टेराइल किया जाता है। और ये हमारे कर्मचारी हैं जो कि इन चीज़ों में पारंगत हैं कि कैसे इस कपड़े को, कैसे इंस्ट्रूमेंट को हम साफ करें और बिना टूट फूट के उसको स्टेराइल करें और पुनः उसको उपयोग के लिए ऊपर भेज सकें। तो मैं यहाँ से अंदर नहीं जा रहा हूँ, आप अंदर जा करके बाकी मशीनों का वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो मैं अपने दोनों टेक्नीशियन को बोलूँगा आपको अंदर लेके जाएं। ये हमारा रिसीविंग काउंटर है। जब इंस्ट्रूमेंट आता है ओटी होके तो यहाँ पे हम लोग इसको रिसीव करते हैं, यहाँ एंट्री होता है। प्रॉपर एंट्री होने के बाद ये हमारा वॉशिंग एरिया है। जो भी इंस्ट्रूमेंट रहता है इसको प्रॉपर हम वॉश करते हैं। ये हमारे अल्ट्रासोनिक मशीन है, अगर इंस्ट्रूमेंट में ब्लड या प्रोटीन जमा है तो उसको ये वॉश करता है प्रॉपर। ये अपन ड्रायर मशीन है, इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इसमें ड्रायर करते हैं, सुखाते हैं। ये WD है, अपने पास 2 मशीन है। वाटर डिसइंफेक्टर मशीन, ये फुल ऑटोमेटिक है, पूरा इंस्ट्रूमेंट को वॉश कर देता है, ड्रायर कर देता है 90 डिग्री तक। ये पूरा अपने को ड्रायर करके ये मशीन हमको दे देती है। जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वॉश हो गया, जो भी इंस्ट्रूमेंट हो जाता है प्रॉपर ड्रायर करने के बाद यहाँ से हम पास आउट कर देते हैं। पास वर्क यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को रिसीव करते हैं। ये पैकिंग जोन है, यहाँ पे हम, ये सीलिंग मशीन है, यहाँ से हम लोग पैकिंग करते हैं इंस्ट्रूमेंट को। और इस जगह में भी होता है, ये पूरा जो जोन है जो सेमी स्टाइल एरिया है, ये पैकेजिंग जोन है। पैकेजिंग करने के बाद ये स्टरलाइजेशन बॉक्स है, इसका वारंटी 6 मंथ होता है। ये स्टीम स्ट्राइजर मशीन है, इसी में स्ट्राइज होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट रहता है इसी में स्ट्राइज करते हैं। अभी हम लोग डालेंगे चूंकि इसलिए दिखा दे रहे हैं, फिर उसको हम लोग स्ट्राइज के लिए करेंगे। ये स्ट्राइज एरिया है, यहाँ पे हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट निकलता है कंटेनर, उसको हम लोग यहाँ पे स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज करने के बाद ओटी के लिए यहाँ ये पॉज वर्क है, यहाँ से ओटी के लिए डिस्पैच कर देते हैं। जो भी चीज़ें CSSD से स्टेराइल होती है उसको बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री करते हैं। उसके बाद वो इस दरवाजे से होते हुए, ये अलग से पाथ बना है जो कि स्टेराइल पाथ है, वहाँ से होते हुए ये स्वच्छ लिफ्ट है, यहाँ से ये ओटी और दूसरे विभागों में जाता है। आप देखेंगे कि उधर गंदी चीज़ें आती हैं, गंदी चीज़ें फिर वहाँ पे हमारे स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट में जाता है, और जो स्वच्छ चीज़ें हैं वो इस जगह से वापस उस जगह पे जाती हैं। तो मरीज को किसी प्रकार का इन्फेक्शन न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। ये जो CSD है, ये छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा CSSD है। ऐसा ही एक दूसरे अस्पताल में बना है जो कि जगदलपुर में है, लेकिन अपने आप में ये बड़ा उत्कृष्ट मॉडल है। इस तरह का CSSD और कहीं नहीं देखने को मिला है। देखिए, किसी भी अस्पताल को चलाने के लिए लाइसेंस और NOC लेना अस्पताल के लिए गवर्नमेंट की प्रक्रियाओं के तहत अति आवश्यक होता है। मेरे इस अस्पताल को जो लगभग 25 प्रकार के उसमें अलग अलग दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है नगर निगम का है, PNDT है, एटॉमिक एनर्जी के सर्टिफिकेट्स हैं, नर्सिंग होम एक्ट रजिस्ट्रेशन है, ब्लड बैंक लाइसेंस है, बायोमेडिकल वेस्ट है, इन्वायरो केयर एग्रीमेंट है, आयुष्मान भारत से हमारा जो इम्पैनलमेंट है, CSR रजिस्ट्रेशन, नीति आयोग, JM10 पोर्टल, फायर सेफ्टी है, एयर वाटर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है। ऐसे तमाम सर्टिफिकेट्स हैं जो लगभग 25 की संख्या में है। ये पूरे के पूरे कंप्लीट है। हमारे पास अभी 31 जनवरी 2026 का डाटा है, हमें कायदे से फरवरी का भी बनाना चाहिए था। देखिए, कार्डियोलॉजी में लगभग हम 1800 के आसपास मरीज देख चुके हैं। न्यूरोलॉजी में हमने 3800 के आसपास, पल्मोनोलॉजी में 1100 के आसपास, मेडिसिन में 4400 के आसपास, यूरोलॉजी में 3600 के आसपास, न्यूरो सर्जरी में 6800 के आसपास, रेडियो डायग्नोसिस में 50-100 के आसपास, और पैथोलॉजी के टेस्ट लगभग 20,000 किए जा चुके हैं। ये डाटा विगत साल भर का है। इसके साथ ही साथ हम जो सर्जरी कर रहे हैं सुपर स्पेशलिटी में, 31 जनवरी तक हमने 29 सर्जरी कर ली हैं यूरोलॉजी विभाग के, और न्यूरो सर्जरी के 27, लिथोट्रिप्सी हमने 41 की है, इकोकार्डियोग्राफी हमने 884 कर ली है, नर्व कंडक्शन टेस्ट 33 किया है, क्रेनियल डॉपलर 2 कर लिया है, ESG 1067 किया है, एक्सरे जो है 2629 है, CT स्कैन 953 है, और MRI 414 है। ये जो है केवल SSH के आंकड़े हैं।
इसके अलावा हम पहले जा करके सिम्स में कुछ ऑपरेशंस करते थे, उसके आंकड़े भी हैं जो हम इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। कल जो मैंने लिथोट्रिप्सी के बारे में आपको बताया था, वो लिथोट्रिप्सी की लिस्ट है जिसमें लगभग 40 केस यहाँ दर्ज हैं और इन सभी के मोबाइल नंबर हैं। इन सबको हमने बिना ऑपरेशन के उनके किडनी के पत्थर निकाल चुके हैं। इस हॉस्पिटल में जो सबसे अहम बात थी कि हॉस्पिटल को खड़ा कैसे किया जाए, क्योंकि मेरे को जो कर्मचारी मिले थे वो कलेक्टर दर के कर्मचारी मिले थे और मेरे पास जो सीनियर स्टाफ मिले थे 5 से 6 मिले थे, और वो 5 से 6 स्टाफ जो हैं उनके द्वारा और मेरे खुद के द्वारा हम लोगों ने यहाँ के मशीनों को इंस्टॉल करा करके और अलग अलग तरीके से लगभग 34 अलग अलग ट्रेनिंग कराई है। और इस ट्रेनिंग में हम कोई ट्रेनिंग 1 दिन का था, कोई 2 दिन का था, कोई 5 दिन का था। इस प्रकार आप देख रहे होंगे ट्रेनिंग के ये लिस्ट है, जिसमें अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दे करके हमने अपने लोगों को ट्रेंड कर लिया है ताकि वो मरीजों के ओपीडी उपचार के साथ साथ इंडोर के भी काम कर सके। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेंटेनेंस है। इस बिल्डिंग के भवन को मेंटेन करने के लिए हमें जो जिस तरीके से जद्दोजहद करना पड़ रहा है उससे हमें अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ट्रेंड किए हैं, तो अब हमारे पास ब्रेकडाउन रेट्स कम हो रहे हैं। हमने 2 पार्ट जो कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए होता है वो शुरू कर ली है। क्वालिटी कंट्रोल में ट्रेनिंग तो आता ही है, इसके अलावा हमारे बिहेवियर साइकोलॉजी के जो क्लासेस होते हैं वो है, सीएसएसडी के ट्रेनिंग है वो है। इसके अलावा हमने इस तरीके से लोगों को बार कोड देना शुरू किया है जिससे वो बता सकेंगे कि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उस सर्विसेज में उनको और किस प्रकार की सुविधा बेहतर करनी है, उसके लिए हमें सुझाव दे सकते हैं। तो ये किसी भी अस्पताल के लिए जब हम एनएबीएच में एंट्री करते हैं एक्रीडिएशन के लिए, तो उसके लिए आवश्यक होता है। और हमने ये ग्रीवेंस अपना यूनिट के लिए ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास उसके भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसको हम समीक्षा करके महीने भर के अंदर उसकी समीक्षा करेंगे और उसमें क्या आवश्यक सुधार लाना है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार हम एनएबीएल के लिए भी कर रहे हैं। एनएबीएल में जो रहेगा, ये पहला शासकीय अस्पताल होगा जो एनएबीएल और एनएबीएच एक्रेडिएटेड होगा छत्तीसगढ़ का। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस अस्पताल जो कि 240 बिस्तर का है, इसमें एक ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाना अति आवश्यक है जिसके लिए राशि की आवश्यकता होगी। ऑपरेशन थिएटर में पावर बैकअप लगाना अति आवश्यक है क्योंकि उसके बगैर हम ऑपरेशन कर पाने में थोड़ा अपने आप को असहज महसूस करते हैं हमारे सर्जन। सेमिनार हॉल हमें तैयार करनी है। ऑपरेशन थिएटर और वार्ड के छोटे मोटे मशीन्स जितने हैं वो क्रय करना होगा। ऑपरेशन थिएटर के अलावा जो अस्पताल में मरीज भर्ती होंगे उनके परिजनों के रहने और अस्पताल के कुछ फर्नीचर्स और कार्यालयीन फर्नीचर्स हमको क्रय करने होंगे। लॉन्ड्री के लिए हमने ऑलरेडी एनटीपीसी से बात किया हुआ है, तो उनमें एक सहमति बनी कि वो अप्रैल 26 में हमको लॉन्ड्री की वो बना करके देंगे। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो एम्बुलेंस होता है मरीजों को लाने ले जाने के लिए, प्लस डॉक्टरों को इमरजेंसी में लाने ले जाने के लिए कॉल वाहन की आवश्यकता होगी। और जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर और जो बाकी चीज़ें हम बाजार से लेकर के आते हैं या दूसरे एजेंसी से सीजीएमएससी से लाते हैं उसके लिए कार्गो वाहन की आवश्यकता है। टेली रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग के लिए हमने ऑलरेडी एक तय कर रखा है, उसको एडवर्टाइजमेंट करके। अस्पताल के संचालन के लिए मैंने पहले ही मैन पावर की एक संरचना भेजी थी जिसमें जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि हमको अस्पताल एक प्रबंधक और बायोमेडिकल जो इंजीनियर होते हैं उनकी आवश्यकता होगी। अस्पताल में जो लोग रहते हैं मरीज के परिजन, उनके रहने की व्यवस्था अति आवश्यक है और उनके मरीजों के खाना खाने के लिए और उनके परिजनों के खाने के लिए हमको यहाँ पर एक किचन की आवश्यकता होगी। अभी वर्तमान में हम जो डाइट सिम्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ रोज़ गाड़ी भेजते हैं और मरीज जो भर्ती है हमारे उनके लिए खाना लेकर के आते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों बार, नाश्ते के लिए, लंच के लिए और डिनर के लिए तीनों टाइम हम गाड़ी भेज करके वहाँ से खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जो सबसे अहम बात है कि आईसीयू हमारा पूरा रेडी है, लेकिन आईसीयू में हम कार्डियक मरीज को तभी भर्ती करेंगे, हमारा कार्डियोलॉजिस्ट जो कह रहा है कि उसको कैथ लैब की आवश्यकता है और कैथ लैब के बिना हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं कर पाएंगे। तो कैथ लैब के बगैर हमारा कार्डियोलॉजी अधूरा है, तो वो हमें लगाना जरूरी है। दूसरा, हमको अस्पताल में कुछ ट्रेंड मैन पावर्स चाहिए, चाहे वो ट्रांसफ़र करके दें या यहाँ से नियुक्त करके दें।
इस प्रकार बहुत सारी बातें जो मैंने इस पे नवीन एजेंडा में रखी हुई हैं। इसके अलावा सीपीडब्ल्यूडी से जो हमको हैंडओवर लेना है बिल्डिंग, उसके लिए कमेटी बनाने के लिए मैंने ऊपर अधिकारी साहब को लिखा हुआ है, और अगर वो कमेटी बन जाती तो हैंडओवर लेने की कार्रवाई होगी। हम कुछ नए क्लिनिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी क्लिनिक है, डायबिटीज क्लिनिक है, नेफ्रोलॉजी क्लिनिक है, जिनके कंसल्टेंट हमको हमारे पास उपलब्ध जो पेमेंट है उसमें नहीं मिल पा रहे हैं, वैसे कार्डियोथोरेसिक सर्जन भी नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि हमको ये सब मिल सके। अगर इस अस्पताल को एक जिस टाइम लिमिट में मुझे दिया गया था, 1 साल के भीतर मैंने इंडोर इसका प्रारंभ कर लिया है। अब मुझे इस इंडोर को प्रारंभ करने के साथ-साथ उन सुविधाओं को बढ़ाना है, जिससे हम मरीज को और बेहतर उपचार दे सकें। इसके लिए राशि की आवश्यकता होगी। पिछले जो मीटिंग पे हमको रेड क्रॉस बोलता हूँ, हमको जो ऑटोनॉमस सोसाइटी है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से 5 करोड़ और सिम्स के ऑटोनॉमस से 2 करोड़ देने का एक ऑर्डर हुआ था, निर्णय लिया गया था, जिसमें राज्य शासन ने भी अपना आदेश दे दिया है कि उसको तत्काल दिया जाए। हम उस पैसे का भी वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो पैसे आते हैं तो हम विधिवत जो भी इन चीज़ों की जिसकी अनुमति मिल चुकी है उस पे कार्रवाई जल्दी करके हम इस अस्पताल को एक अत्याधुनिक अस्पताल बनाएंगे। इसके साथ ही साथ इस अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण उपचार हो सके उसका हम कार्य कर ही रहे हैं, एनएबीएच और एनएबीएल का। प्लस हमारा चूंकि आयुष्मान से हमारा टाई अप है, आयुष्मान हमारा एक्रीडेटेड हॉस्पिटल है, तो हम जो भी अभी मरीज हम ले रहे हैं इंडोर में वो पूरा का पूरा आयुष्मान पैकेज पे ही ले रहे हैं। और भविष्य में भी हम मरीजों को चाहेंगे जो चीज़ें हम यहाँ पे निःशुल्क कर सकते हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि आयुष्मान के पैकेज में वो सब चीज़ें निःशुल्क यहाँ पे उपचार दिया जा सके।